मैं खेतों के किनारे खड़ा था। शाम का सूरज लंबी परछाइयां डाल रहा था। ये जमीन अब मेरी थी, हर इंच, और मुझे गर्व महसूस करना चाहिए था। लेकिन एक अजीब सा बोझ मेरे सीने पर था, जैसे हवा में कुछ भारीपन घुला हो। खेत किसी तरह जिंदा लग रहे थे, जिसे समझाना मुश्किल था। फसलें धीरे धीरे लहरा रही थीं, जबकि हवा इतनी तेज नहीं थी कि उन्हें हिला सके। खेत की सीमा पर खड़े नीम के पेड़ एकदम स्थिर थे। उनकी मरोड़दार जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर कंकाल जैसी उंगलियों की तरह दिख रही थीं। मेरे पीछे पुराना और थका हुआ फार्म हाउस खड़ा था। उसकी दीवारों पर दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई थीं। यही है, मैंने खुद से कहा, एक नई शुरुआत। मेरे पिता ने इस जमीन की हमेशा बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने इसे हमारे परिवार की विरासत कहा था, एक आशीर्वाद जिसने पीढ़ियों तक हमारा पालन पोषण किया। लेकिन उनकी बातों में हमेशा एक अजीब सी झिझक होती थी, जैसे वह कोई भारी राज छुपा रहे हों। तब मैं इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर शायद मैं समझ रहा था। मोहन, पीछे से किसी ने आवाज दी। गांव के पुजारी पंडित रामदयाल हाथ में पीतल का जल पात्र लिए मेरी ओर चले आ रहे थे। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुमने दोबारा सोचा? तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इस जमीन को बेचा भी जा सकता है। मैंने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। बेच दूं? नहीं पंडित जी, ये जमीन मेरे परिवार की धरोहर है, मेरे पिता की आखिरी निशानी। पंडित जी की नजर खेतों पर गई। उनका चेहरा और गंभीर हो गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी बताया नहीं, है ना? बताया क्या? मैंने भौहें चढ़ाई। रामदयाल कुछ पल के लिए चुप रहे। उनकी नजर खेत के बीचों बीच पड़े टूटे फूटे कुएं पर टिक गई। उसकी पत्थर की मुंहडेर दरारों से भरी थी और उस पर उगी झाड़ियां किसी सर्प की भांति कुएं को जकड़ रही थीं। कोई यहां क्यों नहीं आता जानते हो? उनकी आवाज धीमी हो गई। इस जमीन का इतिहास बहुत काला है। मैं थोड़ा असहज हो गया। अफवाहें तो मैंने भी सुनी थी। हर गांव में ऐसी कहानियां होती हैं, बनियान के पेड़ पर भूत, श्रापित नदियां और भूतिया कुएं। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंधविश्वास मेरे खेत नहीं जोत सकता और न ही मेरे बच्चों का पेट भर सकता है। बस पंडित जी, मैंने दृढ़ता से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इन कहानियों में दिलचस्पी नहीं। इस जमीन को मेहनत चाहिए, पूजा पाठ नहीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली और खेत के किनारे पवित्र जल छिड़कने लगे। लक्ष्मण यादव, तुम्हारे परदादा इस जमीन पर हल चलाने वाले पहले इंसान थे। वह बहुत घमंडी और लालची आदमी थे। उन्होंने एक सौदा किया था। किसके साथ? मैंने हंसते हुए पूछा। शैतान के साथ। रामदयाल ने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। खून के साथ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। एक बलिदान। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इसे झटक दिया। ये सब पुरानी बातें हैं जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। उन्होंने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। उनकी आंखें मेरे भीतर झांकने लगीं। तुम्हें ऐसा लगता है? इस जमीन को देखो। क्या तुमने सोचा है कि निग्लेक्ट के बावजूद ये जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? क्या तुमने कुएं के पास उगने वाली झाड़ियों पर ध्यान दिया है? वे कभी नहीं मरती, चाहे कितनी बार काटो। ये जमीन वही उगाती है जो वह चाहती है, और वह कीमत मांगती है। उस रात उनकी बातें मेरे दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। घर के अंदर हम सामान खोल रहे थे। दीवारों पर मेरे पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनके सख्त चेहरे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। राधा, मेरी पत्नी, रसोई के बर्तन खोल रही थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी चाल में एक बेचैनी साफ झलक रही थी। पापा, मेरी बेटी गौरी ने रसोई से आवाज दी। पीछे का दरवाजा बंद क्यों है? मैं चौंक कर वहां गया। सच में पिछवाड़े का दरवाजा लोहे के भारी ताले से बंद था। ताला इतना जंग लगा हुआ था कि जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। शायद जानवरों को रोकने के लिए, मैंने कहा। हालांकि यह बात मुझे खुद खोखली लगी। क्या हम इसे खोल सकते हैं? गौरी ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, मैंने उसे प्यार से रोका। जाओ, माँ की मदद करो। उस रात खिड़की से बाहर खेतों को देखते हुए पंडित जी की बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। जमीन वही उगाती है जो वह चाहती है। कुएं से दूर रहो, फुसफुसाहट से बचो। मैंने खुद को शांत किया। यह सब मेरा वहम है, लेकिन गहराई में कहीं मुझे पता था वहां हवा तक नहीं थी। अगली सुबह मैं सूरज निकलने से पहले ही जाग गया। हवा ठंडी और नम थी।
जिसमें मिट्टी और सड़े हुए लकड़ी की हल्की सी गंध थी। पक्षियों की चहचहाहट बीच बीच में सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी आवाजों के बीच की खामोशी असामान्य रूप से भारी लग रही थी। किसान होने के नाते मैंने हमेशा जमीन के मिजाज को समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये जमीन मुझे अपने परायेपन का एहसास करा रही थी। राधा पहले से ही जागकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके हाव भाव में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। जैसे ही मैं बाहर आया, उसने एक नजर मुझ पर डाली। रात सो पाए? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में चिंता की हल्की झलक थी। मैंने सिर हिला दिया, भले ही यह सच नहीं था। बहुत काम है आज, मैंने जबरदस्ती उत्साहित होकर कहा। से तो नहीं जोतेंगे? उसने होंठ भींच लिए, लेकिन बहस नहीं की। मैं नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे भी जल्दी उठ जाएंगे। वो रसोई में चली गई और मैं अपने औजार उठाकर खेतों की ओर बढ़ा। सुबह की धुंध जमीन के करीब फैली हुई थी, जैसे फसल की टहनियों से लिपटकर कोई अदृश्य चीज उसे थामे हुए हो। खेत के बीचों बीच खड़ा वो कुआं धुंध के बीच काला धब्बा सा लग रहा था, जैसे धुंध भी उससे बचने की कोशिश कर रही हो। मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। मेरे कदम मुलायम मिट्टी में दबते जा रहे थे। जितना करीब जाता, उतनी ही गहरी और अजीब गंध नाक में भरने लगती। गीले पत्थरों और सड़ांत की गंध। कुएं के चारों तरफ उगे कांटेदार झाड़ जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचकर कुएं में समाने को तैयार थे। मैं कुएं के किनारे झुककर उसके भीतर झांकने लगा। वो उम्मीद से कहीं गहरा था। उसकी दीवारों पर काई और नमी जमी हुई थी। कुएं से हल्की सी आवाज आ रही थी, पानी टपकने की धीमी आवाज, जैसे पत्थर पर गिर रहा हो। मोहन! मैं चौंक कर पीछे हटा। वहां रामदयाल खड़े थे, खेत के किनारे पर। उनकी आंखें मेरे और कुएं के बीच घूम रही थीं, जैसे वो मुझे काफी देर से देख रहे हों। पंडित जी, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। मैंने कहा था ना, इस कुएं से दूर रहो। मैंने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए सीधा खड़ा हो गया। पंडित जी, ये बस एक कुआं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो धीरे से सिर हिलाने लगे। उनकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। तुम जिद्दी हो मोहन, पर मेरी बात याद रखना, ये कुआं साधारण नहीं है। यहाँ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में तुम्हारे पिता ने कभी नहीं बताया। मेरे अंदर गुस्सा सा उठने लगा। अगर आप यहाँ और कहानियां सुनाने आए हैं तो अपना वक्त जाया मत कीजिए, मुझे काम करना है। रामदयाल हिले नहीं। तुम सोचते हो कि यह जमीन तुम्हारी बात मानेगी, लेकिन ये अपनी मर्जी से चलती है। जल्द ही तुम्हें यह समझ आएगा। उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो पीछे मुड़े और धुंध में गायब हो गए। दोपहर होते होते धुंध गायब हो गई और सूरज की तपिश पूरे खेत में फैल गई। मैंने हल चलाकर खेत जोतने का काम शुरू किया। मेहनत करते हुए जो परिचित लय महसूस होती है, उसने मेरी रात की बेचैनी थोड़ी कम कर दी। मिट्टी काली और उपजाऊ थी, लेकिन हल के हर गुजरने के साथ मिट्टी से कीड़े और छोटे छोटे जीव बाहर निकल आते, जो धूप में तड़पने लगते। काम में इतना डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि गौरी कब खेत के किनारे खड़ी हो गई। उसकी छोटी सी काया फसल के ऊंचे डंठलों के बीच और भी छोटी लग रही थी। पापा! उसने तेज आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैंने पसीना पोंछते हुए उसे पास बुलाया। क्या बात है बेटा? वो थोड़ा झिझकी। उसकी नजर कुएं की तरफ जाने लगी। माँ ने बुलाया है, घर में कोई आदमी आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। इस गांव में इतने दूर कोई मिलने क्यों आएगा? उसने बताया कौन है? गौरी ने सिर हिला दिया। वो अजीब दिख रहा है पापा, उसके कपड़े बहुत पुराने हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि वो आदमी आंगन की दीवार पर बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी और हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। वो दुबला पतला था। उसकी तीखी नाक और गड्ढेदार गाल उसे अजीब सा दिखा रहे थे। उसके कपड़े सच में पुराने थे, जैसे मेरे दादा के जमाने के कुर्ता और धोती। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। नमस्ते, मैंने सतर्कता से कहा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम मोहन यादव हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, बल्कि एक तथ्य। हाँ, मैंने जवाब दिया। और आप कौन हैं? वो तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें खेतों की ओर चली गईं
और फिर कुएं पर टिक गई। तुम्हारे पिता अच्छे आदमी थे, उसने कहा, पर उन्होंने बात नहीं मानी। मैंने हैरानी से उसे देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हरकतों में अजीब सी गंभीरता थी। ये जमीन जिंदा है मोहन, ये सब कुछ याद रखती है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो मुड़ा और चलने लगा। उसके नंगे पैर धूल में बिना कोई आवाज किए बढ़ते जा रहे थे। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। कुछ ही पलों में वो गांव की पगडंडी पर गुम हो गया। राधा दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। ये कौन था? उसने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने भारी आवाज में जवाब दिया। उस रात मैंने कुएं के बारे में सपना देखा। मैं उसके किनारे खड़ा था, नीचे की गहराई में झांक रहा था। उसकी गहराई से एक हल्की सी आवाज उठ रही थी, जैसे किसी ने हवा में फुसफुसाहट भेज दी हो। मैं और झुका तो आवाज तेज होने लगी। वो अब साफ सुनाई देने लगी। वो एक आवाज थी, गहरी और सख्त, खून के बदले उपज। मैं हड़बड़ा कर जाग गया। वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा भारी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राधा मेरे बगल में सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह बस एक सपना था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे साथ बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुआं मुझे देख रहा हो, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हूं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन एक अजीब से रूटीन में बीते। खेतों में काम बहुत था और मैंने खुद को उसमें डुबो लिया, ये सोचकर कि शायद मेहनत मेरे दिमाग से उस डर को हटा दे। लेकिन जितना मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, वो जमीन अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार करवा रही थी। सुबह का वक्त था। मैं रोज की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया था और अपने औजार लेने के लिए खलिहान की तरफ बढ़ा। जब मैंने हल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक मेरा हाथ रुक गया। खलिहान की मिट्टी पर निशान थे। वो छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा रात के वक्त वहां आया हो। गौरी, मैंने आवाज लगाई, हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अंधेरे से डरती थी और अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो निशान खलिहान से निकलकर सीधे खेतों की तरफ जा रहे थे और फिर कुएं के पास आकर रुक गए। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए कुएं तक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सुबह की हवा ठहरी हुई थी और वो खामोशी मुझे डराने लगी थी। कुएं के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मिट्टी बिल्कुल सही सलामत थी। कोई हलचल नहीं थी, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। तभी पास से आती हल्की सरसराहट की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने चारों तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद कोई छिपा हुआ हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस फसलें हल्की हवा में झूम रही थीं। नाश्ते के वक्त राधा ने मेरी बेचैनी भांप ली। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ मोहन? कुछ नहीं, मैंने जल्दी से जवाब दिया और मुस्कान का नाटक किया। बस थकान है। वो मेरी बात से सहमत नहीं लगी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। गौरी और कुंडाल पास के नीम के पेड़ पर बने एक चिड़िया के घोंसले के बारे में उत्साहित होकर बात कर रहे थे। उनकी हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया। उस पल के लिए मैंने मान लिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह सामान्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शाम को जब सूरज डूब रहा था, मैं खेतों के किनारे खड़ा था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। फसलों की लंबी डरावनी परछाइयां कुएं की तरफ खींचती जा रही थी, मानो उसे अपनी तरफ खींच रही हूं। मैंने खुद को समझाया कि यह बस सूरज की रोशनी का खेल है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि ये परछाइयां जिंदा हैं। तभी एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सच में थी। ये आवाज कुएं से आ रही थी। मोहन! राधा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं मुड़ा तो देखा कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। घर की हल्की रोशनी में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। खाना तैयार है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और वापस घर की तरफ बढ़ गया, लेकिन पीछे मुड़कर मैंने एक आखिरी बार कुएं को देखा। वो अब भी वहां अंधेरे में चुपचाप खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गहराई से कोई मुझे देख रहा हो। उस रात वो फुसफुसाहटें फिर से आईं। मैं खुद को फिर से खेतों में खड़ा पाया, हालांकि मैं जानता था कि ये एक सपना है। चांद नीचे झुका हुआ था और उसकी रोशनी हर चीज पर अजीब सी सफेदी बिखेर रही थी। फसलें हिल रही थीं, लेकिन हवा का कोई एहसास नहीं था। कुआं सामने खड़ा था और उसकी परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी, मानो मुझे अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। एक आवाज उठी, धीमी और दर्द भरी, मदद करो। मैं वहां जम गया। मेरे पैर जमीन में गड़े हुए थे।
वो आवाज इतनी हल्की थी कि मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। मदद करो। इस बार आवाज ज्यादा साफ और जिद्दी थी। मैं धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। मेरे हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी कि मेरी सांस सफेद धुएं जैसी दिखने लगी। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो आवाज तेज हो गई। वो मेरे कानों में गूंजने लगी। मदद करो। मैंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। वहां गहराई से वो आवाज गूंज रही थी, पत्थरों से टकराकर। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तभी वो फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई, इतनी तेज और दर्दनाक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए और अपने कान ढक लिए। जब मैंने ऊपर देखा तो फसलें पागलों की तरह हिल रही थीं, जैसे उन्हें कोई अदृश्य ताकत झकझोर रही हो। उनकी परछाइयां अंधेरे में नाच रही थीं, मुड़ती तिरछी होती, जैसे जिंदा हों। मैं अचानक हड़बड़ा कर जाग गया। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में घुप अंधेरा था और हवा इतनी भारी थी कि ऐसा लगा जैसे सपना अब भी मेरा पीछा कर रहा हो। राधा ने नींद में करवट ली और धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने झूठ कहा, अपनी सांसें संभालते हुए। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये कुछ नहीं था। अगली सुबह मैं फिर कुएं की तरफ गया। उसकी दीवारों पर जंगली बेलें और मोटी हो गई थीं। उनके कांटे कुएं के किनारे तक पहुंच चुके थे। वहां की हवा बाकी खेतों की हवा से ठंडी थी और एक अजीब सी सड़ांध अब भी वहां थी। मैंने झुककर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। इस बार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ गहरा डरावना सन्नाटा। लेकिन मेरा दिल जानता था कुछ वहां नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, कुएं से आती फुसफुसाहटें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। वे हर रात नहीं आती थीं, लेकिन इतनी बार जरूर कि मेरा सुकून छीन ले। मैंने राधा को कुछ नहीं बताया। वह पहले से ही बहुत चिंता करती थी और मैं उसकी परेशानियों में और इजाफा नहीं करना चाहता था। लेकिन जमीन बदल रही थी और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। फसलें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं जैसे कभी नहीं हुई थी। गेहूं की बालियां जिन्हें तैयार होने में महीनों लगते, अब सुनहरी और पकी हुई थीं, अपने वजन से झुकी हुई। शुरुआत में मैं खुश था। अच्छी फसल का मतलब था कि घर में खाना और पैसे दोनों होंगे। लेकिन जल्द ही ये खुशी बेचैनी में बदल गई। वो गेहूं कुछ सही नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी में वो चमकता हुआ सा दिख रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। डंठल असामान्य रूप से मोटे थे और दाने अनजाने बड़े। जब मैंने उन्हें छुआ तो वे गर्म लगे, जैसे उनमें किसी तरह की अजीब सी जिंदगी हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाते हुए कि यह मेरी मेहनत का फल है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ गलत है। एक दोपहर जब मैं खेत में काम कर रहा था, कुणाल मेरे पास दौड़ता हुआ आया। उसकी छोटी छोटी हथेलियों में कुछ था। पापा देखो, उसने उत्साह से कहा। मैं नीचे झुका और उसने अपनी हथेलियां खोली। उसमें एक छोटी सी सूखी हुई पुआल की गुड़िया थी। उसका सिर टेढ़ा था और उसके हाथ पैर अजीब से मुड़े हुए थे। तुम्हें यह कहाँ मिली? मैंने गहरी निगाहों से पूछा। कुएं के पास, उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने गुड़िया उससे ली और ध्यान से देखा। वह पुआल पुराना और भुरभुरा था, जैसे बरसों से मिट्टी में दबा हुआ हो। लेकिन सबसे अजीब बात उसकी गंध थी, सड़न की हल्की लेकिन स्पष्ट महक। कुएं के पास दोबारा मत जाना, मैंने सख्त आवाज में कहा। कुणाल की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने मेरी ओर उलझन भरी नजरों से देखा। लेकिन क्यों पापा, वो तो बस एक कुआं है। बस मेरी बात मान लो, मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। जाओ, माँ की मदद करो। वह सिर झुकाए हुए घर की ओर चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, कुएं की ओर देखता हुआ। वह शांत और अचल खड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह मुझे देख रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाया। गुड़िया खिड़की के पास रखी थी। उसकी खोखली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने उसे जलाने का सोचा था, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नष्ट करना किसी अनजाने खतरे को न्योता देने जैसा होगा। आधी रात के वक्त मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी, कुएं की आवाज। मदद करो। इस बार वह पहले से ज्यादा तेज और हताश लग रही थी। मैं बिस्तर से उठ बैठा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। राधा करवट लेकर सो रही थी, लेकिन जागी नहीं। आवाज फिर आई और मैं अनजाने में उसकी ओर खींचता चला गया। एक शॉल ओढ़कर मैं बाहर निकला। हवा ठंडी थी और चांदनी में खेतों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं।
कुआं हल्की सी चमक में लिपटा हुआ लग रहा था। उसकी आकृति अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। मैं डरते डरते उसकी ओर बढ़ा। मेरे कदम मिट्टी पर दबे दबे से लग रहे थे। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अंदर झांका। आवाज बंद हो चुकी थी और वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। और तभी मैंने उन्हें देखा। आंखें, वे धुंधले थे, बमुश्किल दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता था। एक अजीब परलौकिक चमक से झिलमिलाते हुए वे दुख से भरे हुए थे, इतना गहरा कि मेरी छाती दर्द से भर गई। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में फुसफुसाया। वे आंखें झपकी और फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी नरम लेकिन और भी डरावनी। खून के बदले इनाम। उन शब्दों ने मेरे भीतर डर की लहर दौड़ा दी। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा, लगभग गिर ही पड़ा। आंखें गायब हो गईं और कुआं फिर से अपने शांत साधारण रूप में लौट आया। अगली सुबह मैंने सब कुछ राधा को बताया। वह चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा सफेद और डरा हुआ लग रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने अपने माथे पर हाथ रखा और धीरे से प्रार्थना की। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, उसने आखिरकार कहा। हम नहीं जा सकते, मैंने कहा। हालांकि मन के एक हिस्से में मैं उससे सहमत होना चाहता था। यह हमारा घर है, हमारी जमीन। यह जमीन अभिशप्त है मोहन, उसने कांपती आवाज में कहा। तुमने खुद देखा है, कुआं, फसलें, वो चीज, ये सामान्य नहीं है। मैं पंडित जी से बात करूंगा, मैंने कहा। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उनसे क्या उम्मीद कर रहा था। राधा ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई। पंडित रामदयाल मंदिर में मेरा इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि मैं आने वाला हूं। उनका चेहरा गंभीर था। जब मैंने सब कुछ बताया, वो फुसफुसाहट, चमकती हुई फसलें, गुड़िया और कुएं में दिखने वाली वो आंखें। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा। यह जमीन तुम्हारी नहीं है मोहन, ये किसी और की है। कुछ ऐसा जो प्राचीन है और आसानी से माफ नहीं करता। आपका मतलब क्या है? मैंने झुंझलाहट के साथ पूछा। यह क्या है? इसे क्या चाहिए? पंडित जी ने सिर हिलाया। मुझे इसका असली नाम नहीं पता, लेकिन यह इस जमीन से बंधा हुआ है। तुम्हारे पिता ने इसे शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे। अब इसका ध्यान तुम पर है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। पंडित जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, एक उपाय है, एक अनुष्ठान, लेकिन यह खतरनाक है। अगर तुम असफल हुए तो परिणाम भयानक होंगे। मुझे उन परिणामों के बारे में पूछने की जरूरत नहीं थी, उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सूर्यास्त के बाद लौटूं। उन्हें अनुष्ठान की तैयारी के लिए समय चाहिए था और जो चीजें चाहिए थीं उन्हें जुटाना था। जब मैं खेत वापस आया तो राधा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने क्या कहा? उसने पूछा। एक अनुष्ठान है, मैंने उत्तर दिया, उसकी आंखों में देखे बिना। एक बलि चढ़ानी होगी। राधा के होंठ कस गए और उसने अपनी बाहें बांध ली। कैसी बलि? मुझे अभी नहीं पता, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मेरे दिल में गहराई से उठता डर कह रहा था कि यह आसान नहीं होगा। दिन भारीपन से गुजरा। चमकती हुई फसलें हवा में लहराती रहीं, अपनी असामान्य चमक से मेरा उपहास करती हुई। राधा के कहने पर गौरी और कुणाल घर के अंदर ही रहे और घर पर तनाव की परत गहरी होती गई। जब सूरज ढल गया तो मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। हवा अजीब तरह से शांत थी और एकमात्र आवाज मेरे जूतों की कंकड़ भरी राह पर गूंज रही थी। पंडित रामदयाल मंदिर की सीढ़ियों पर मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके सामने कुछ वस्तुएं रखी थीं। एक पीतल का कलश, नीम की पत्तियों की गठरी, एक छोटा मिट्टी का दिया और एक शीशी जिसमें खून जैसा कुछ भरा हुआ था। तुम्हें यह अनुष्ठान अकेले करना होगा, उन्होंने कहा। उनके स्वर में कोई नरमी नहीं थी। मैंने सिर हिलाया और गले में उठती घुटन को नीचे उतारते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने मुझे एक एक करके वस्तुएं सौंपी और उनके उपयोग समझाए। नीम की पत्तियां शुद्धिकरण के लिए थीं, दिया आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए, और कलश में वह बलि चढ़ाई जानी थी। खून, उन्होंने समझाया, आत्मा को इस जमीन से बांधने और शांत करने के लिए था। तुम्हें ठीक आधी रात को कुएं पर जाना होगा, उन्होंने कहा। दिए को जलाकर कुएं के किनारे रख दो। अपने चारों ओर नीम की पत्तियां छिड़को ताकि तुम सुरक्षित रह सको। फिर खून को कलश में डालकर उसे कुएं में उतार दो। तुम्हें ये शब्द बोलने होंगे। उन्होंने संस्कृत में एक मंत्र सुनाया जिसे मैंने तब तक दोहराया
जब तक वह मुझे याद नहीं हो गया। लेकिन याद रखना, उन्होंने चेतावनी दी, आत्मा इसका विरोध कर सकती है। तुम जो भी देखो या सुनो, तुम्हें झिझकना नहीं है। अगर तुम डरे या रुके तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। जब मैं घर लौटा तो राधा मुझे दरवाजे पर ही मिल गई। उसकी बाहें अपने चारों ओर लिपटी हुई थीं। मोहन, प्लीज ये मत करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम यहाँ से जा सकते हैं, कहीं और नई शुरुआत कर सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। और इसे किसी और परिवार के लिए छोड़ दूं, जिससे वे इस शाप का सामना करें? नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है। राधा की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसने और बहस नहीं की। उसने बस सिर हिलाया और मेरे माथे पर चूमते हुए मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। आधी रात को मैं कुएं के किनारे खड़ा था। मेरे सामने वह सभी चीजें रखी थीं जो पंडित जी ने दी थीं। हवा ठंडी थी, कपड़ों के आर पार काटने वाली, और चारों ओर घनघोर सन्नाटा पसरा था। कांपते हाथों से मैंने मिट्टी का दीपक जलाया और उसे कुएं के किनारे रख दिया। उसकी टिमटिमाती लौ ने लंबी लंबी परछाइयां बनाई जो जमीन पर भयानक तरीके से नाच रही थी। मैंने नीम की पत्तियां अपने चारों ओर एक घेरा बनाकर बिखेर दी। उनकी हल्की कड़वी खुशबू हवा में फैल गई। फिर मैंने पीतल का कलश उठाया, दूसरे हाथ में खून से भरी शीशी का वजन महसूस करते हुए। जैसे ही मैंने खून कलश में उंडेला, कुएं की गहराइयों से एक गूंजती हुई डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई दी। मेरे हाथ कांप गए और कलश लगभग छूटने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। गड़गड़ाहट तेज होती गई, कुएं की पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मेरे नीचे की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। खून के बदले इनाम, वही स्वर गूंजा जो मैंने पहले अपने सपनों में सुना था, वही शोक भरा और भयावह। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। शब्द मेरी जुबान पर अजनबी लग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जोर और विश्वास के साथ दोहराया। दीपक की लौ बेकाबू होकर टिमटिमा रही थी, जैसे बुझने को हो। परछाइयां मेरे चारों ओर घूमने लगीं, भयानक आकृतियों में बदलते हुए। अंधेरे में चेहरे उभर आए, उनकी खाली आंखें और खुले हुए मुंह खामोश चीखों से भरे हुए थे। तुम उन्हें बचा नहीं सकते, आवाज ने फुसफुसाया, अब और भी करीब से। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि कुएं से एक आकृति बाहर आ रही थी। वह इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन विकृत और डरावनी। उसका शरीर चमचमाते काले कीचड़ से ढका हुआ था। उसकी आंखें वहीं अजीब सी रोशनी लिए हुए चमक रही थीं, और उसकी हड्डियों जैसे लंबे और पतले हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ये जगह छोड़ दो, उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, वरना तुम्हारा खून मुझे बांध देगा। डर ने मुझे जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और मंत्र पढ़ता रहा। आकृति पीछे हटने लगी, उसका शरीर जैसे पीड़ा में मरोड़ खा रहा हो। रुक जाओ, वह चीखी। उसकी आवाज भेदी और अमानवीय थी। तुम उसे नहीं समझ सकते जिसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। परछाइयां नियम की पत्तियों के घेरे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। दीपक की लौ मंद पड़ने लगी और मैंने महसूस किया कि मेरे नीचे की जमीन जैसे जीवित हो उठी हो। लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। शब्द मेरे होठों से निकलते रहे, हर पल के साथ और जोरदार और दृढ़। उस आकृति ने एक आखिरी कर्णभेदी चीख मारी और फिर काले तरल की एक गाढ़ी धार में ढह गई, जो कुएं में वापस समा गई। परछाइयां गायब हो गईं और हवा स्थिर हो गई। जब सब खत्म हो गया तो मैंने कलश को कुएं में उतारा और मंत्र की अंतिम पंक्ति फुसफुसाई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। उसकी गर्म रोशनी ने बाकी बची अंधकार को दूर कर दिया। मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, कुएं की गहराइयों को घूरते हुए, जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। सामान समेटकर जब मैं घर की ओर लौट रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घर तक का सफर अंतहीन लग रहा था। उस अनुष्ठान का बोझ मुझ पर किसी दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया था, और हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की चीख भयावह और तेज महसूस हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो राधा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और चिंतित थीं। क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। सब खत्म हो गया, मैंने कहा, लेकिन ये शब्द मेरे खुद को खोखले लगे। आत्मा अब बांध दी गई है। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर मेरे खिलाफ कांप रहा था। भगवान करे ये यहीं खत्म हो जाए, उसने बुदबुदाया। मैं उसे विश्वास दिलाना चाहता था, लेकिन दिल की गहराइयों में
मुझे पता था कि ऐसी चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिन अजीब से सुकून भरे गुजरे। खेत अब भी अस्वाभाविक रूप से फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन कुएं से आती फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं। कई हफ्तों में पहली बार रातें शांत थीं। मुझे राहत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन मैं हर वक्त ऐसा महसूस करता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। खेतों में काम करते हुए वह एहसास सबसे ज्यादा होता था। अक्सर मुझे किनारे से किसी की परछाई हिलती नजर आती, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। शुरुआत में मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह मेरे दिमाग का खेल है, अनुष्ठान के बाद की एक मानसिक छाया। लेकिन एक दोपहर जब मैं गेहूं काट रहा था तो मेरे पीछे से एक धीमी गहरी कुर्राहट सुनाई दी। मैंने झट से घूमकर देखा, हाथ में दरांती उठाए हुए। खेत खाली था, सोने की तरह झूलती गेहूं की बालियां हल्की हवा में लहरा रही थी। लेकिन गुर्राहट फिर आई, इस बार और करीब से। मेरे सामने की बालियां अलग हो गईं और मुझे कुछ दिखा। झाड़ियों के बीच एक काली परछाई, उसकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मरोड़ती हुई विकृत आकृति आदि गेहूं के बीच छुपी हुई थी। मैं प्रतिक्रिया करता उससे पहले ही वह गायब हो गई और पीछे सिर्फ गेहूं की सरसराहट रह गई। उस रात मैं सो नहीं सका। राधा और बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन मैं छत को घूरता हुआ लेटा था। घर की हर चरमराहट, हर हवा की फुसफुसाहट मेरी नसों को झकझोर रही थी। आधी रात के करीब वह आवाज फिर आई, खून के बदले इनाम। मैं झट से उठ बैठा, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इस बार आवाज कुएं से नहीं आ रही थी, वह घर के अंदर थी। मैंने बिस्तर के पास रखी दरांती उठाई और धीरे धीरे गलियारे में कदम रखा। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों से छन कर आती हल्की चांदनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। आवाज फिर आई, इस बार धीमी, लगभग चिढ़ाने वाले लहजे में, खून के बदले इनाम मोहन। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए बच्चों के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और हल्की अजीब रोशनी गलियारे में फैल रही थी। मैंने दरवाजे को धकेला और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। कुणाल और गौरी अपने बिस्तरों पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे सफेद और भावहीन थे। उनके बीच एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी चमकती आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। तुम कीमत से बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने दरांती उठाकर उस पर झपटा मारा, लेकिन आकृति मेरे पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। कुणाल और गौरी ने पलकें झपकाईं। उनके चेहरे पर डर और उलझन उभर आई। पापा? कुणाल ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने दरांती गिरा दी और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। खुद को दिलासा देते हुए शब्द फुसफुसाए जिन पर मुझे खुद यकीन नहीं था। अगली सुबह मैं पंडित रामदयाल के पास वापस गया। मैंने पिछले रात की घटनाओं को विस्तार से बताया। वह चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। मेरे पिता की डायरी में दर्ज रहस्य मेरे मन में घर कर गया था। उन्होंने इस जमीन की सच्चाई जान ली थी, इसके साथ जिया था और हमें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। क्या उनकी अचानक हुई मौत उतनी स्वाभाविक थी जितना हम मानते आए थे? आत्मा ने रक्त की बात की थी। क्या वह रक्त मेरे पिता का था जिसने इतने वर्षों तक फसल को समृद्ध बनाए रखा? यह विचार मेरे भीतर सिहरन पैदा कर गया। मेरे पिता ने समृद्धि की कीमत चुकाई थी, लेकिन उनकी मौत ने केवल इस अभिशाप को कुछ समय के लिए टाल दिया था। अब यह मेरी बारी थी इस श्राप का सामना करने की। अगली सुबह मैंने राधा को डायरी के बारे में बताया। वह चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और उसने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक मैं बोलना खत्म नहीं कर चुका। क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हें भी ले जाएगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, देना चाहता भी नहीं था। इसके बजाय मैंने डायरी पर ध्यान केंद्रित किया, उसके पन्नों में किसी सुराग की तलाश करने लगा। तभी एक अजीब सी प्रविष्टि पर मेरी नजर पड़ी जो साधारण नोट्स के बीच छिपी हुई थी। पुराना बरगद शुरुआत को चिन्हित करता है, कुआं अंत को। मुझे वह बरगद का पेड़ अच्छी तरह याद था। यह खेत के सुदूर छोर पर खड़ा था, गहरा, घुमावदार और प्राचीन। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक समाई हुई थी। बचपन में पिता ने हमें वहां जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। उस शाम जब सूरज अस्त होते हुए लालिमा बिखेर रहा था, मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी विशाल जड़ें किसी प्राचीन राक्षस के अंगों की तरह लग रही थीं। उसकी घनी शाखाएं जमीन पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं।
मैंने पेड़ के चारों ओर कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर यह नहीं पता था कि मुझे क्या खोजना है। कुछ मिनटों बाद मेरा पैर किसी कठोर चीज से टकराया। मैं घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के नीचे एक पत्थर की शिला दबी हुई थी। यह पुरानी और दरारों से भरी हुई थी। इसकी सतह पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, जो डायरी के कवर पर बने प्रतीकों से मिलते जुलते थे। जैसे ही मैंने उन चिन्हों को छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत ही प्राचीन और भयावह दबा हो। मैंने और गहराई से खोदा, पत्थर की शिला का ज्यादा हिस्सा उजागर किया। यह इतनी बड़ी थी कि मैं इसे अकेले नहीं हिला सकता था, लेकिन मैं देख सकता था कि यह किसी तरह के छेद को ढक रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और कानों में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। समृद्धि के लिए रक्त, समृद्धि के लिए रक्त। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति मुझसे बात कर रही हो। मैं घबराते हुए पीछे हट गया। जो कुछ भी उस शिला के नीचे था वह श्राप से जुड़ा था। मुझे पूरा विश्वास हो गया था। उस रात मैं पंडित रामदयाल के पास गया और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। वह गंभीरता से मेरी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। बरगद का पेड़ पवित्र होता है, उन्होंने कहा। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्माओं का निवास होता है, चाहे वे शुभ हों या अशुभ। अगर तुम्हारे पिता को लगता था कि यह श्राप की शुरुआत का प्रतीक है, तो वहां कुछ ऐसा दफन है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। तो अब क्या करूं? मैंने पूछा। पंडित कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हें सच उजागर करना होगा। जो कुछ भी उस शिला के नीचे है वह शायद इस श्राप को खत्म करने की कुंजी है। लेकिन याद रखो, ऐसी चीजों की कीमत हमेशा भारी होती है। अगले दिन मैं राधा को साथ लेकर बरगद के पेड़ के पास गया। हमने मिलकर बची हुई मिट्टी हटाई और पत्थर की शिला पूरी तरह उजागर कर दी। उस पर उकेरे गए चिन्ह भयावह और जटिल थे। ये विकृत आकृतियों और अजीब प्रतीकों से भरी हुई थी, जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। बहुत कोशिशों के बाद हमने शिला को खिसकाया। इसके नीचे एक अंधेरी संकरी सुरंग दिखाई दी, जो धरती के अंदर गहराई तक जाती थी। सुरंग से एक भयानक दुर्गंध उठ रही थी। मैंने अपनी नाक और मुंह ढक लिए, पर गंध से बचना नामुमकिन था। राधा घबराकर पीछे हट गई। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर हमने इस अभिशाप का सामना नहीं किया तो यह हमें खत्म कर देगा। सुरंग के अंदर घुसते ही ठंड ने हमें जकड़ लिया। वहां की हवा भारी थी, जैसे सदियों का सड़ांध वहां बसी हो। दीवारों पर जड़ें उगी हुई थीं, जो किसी कंकाल की उंगलियों की तरह दिख रही थी। मेरी लालटेन की रोशनी कांप रही थी और उसकी परछाइयां अजीब तरीके से दीवारों पर थिरक रही थीं। जैसे जैसे हम नीचे जाते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। उनके शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी आवाजों में नफरत और क्रोध था। सुरंग के अंत में हमें एक छोटा कक्ष मिला। उसके बीच में एक वेदी रखी हुई थी, जो काले पत्थर से बनी थी। उस पर एक कपड़ा लिपटा हुआ गट्ठर रखा था, जो पुराने खून से भीगा हुआ था। राधा ने घबराकर मेरी बांह पकड़ ली। यह क्या है? मैंने वेदी की ओर कदम बढ़ाया, दिल की धड़कन तेज और कानों में गूंजती हुई। वो गुच्छा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ जिंदा हो, एक अजीब सी थरथराहट से भरा हुआ। मैंने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और कपड़े को हटाया। कपड़े के भीतर एक सूखा काला दिल पड़ा था, जिसकी सतह किसी अशुभ तरल पदार्थ से लटपट थी। वो धीरे धीरे धड़क रहा था, मानो उसमें अभी भी जीवन बाकी हो। जैसे ही मैंने उस घिनौनी चीज को देखा, फुसफुसाहटें अचानक एक गगनभेदी गर्जना में बदल गईं। पूरा कक्ष कांपने लगा और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मोहान! राधा चीख उठी। मैंने पलटकर देखा तो दीवारों से काले साए निकल रहे थे। उनकी आकृतियां अस्पष्ट थीं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध क्रोध से भरे हुए थे। ये जगह छोड़ दो! एक गहरी और तीखी आवाज गूंज उठी, इतनी ताकतवर कि वह मेरे रोंगटे खड़े कर दे। जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं जानता था कि कोशिश करनी ही पड़ेगी। वेदी पर रखा दिल एक अजीब सी शक्ति से थरथरा रहा था, मानो वो जमीन, कुएं और खेतों की समृद्धि से गहराई से जुड़ा हो। राधा मेरी बांह थामे कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। काले साए करीब आते जा रहे थे। उनकी ठंडक हमें घेरे हुए थी। इसे नष्ट कर दो, राधा ने कांपते हुए कहा। शाप को खत्म करो। पर मैं अंदर ही अंदर उलझन में था। वो दिल सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो खेतों की समृद्धि का केंद्र था।
उसे नष्ट करना शायद शाप को तोड़ सकता था, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी। साए हमें घेरे हुए एक मंत्र दोहराने लगे, खून से समृद्धि, खून से जीवन, खून से अनंत। मैंने अपनी दरांती उठाई, उसकी धार लालटेन की मध्यम रोशनी में चमक रही थी। काले साए मुझ पर झपट पड़े, उनके धुएं जैसे शरीर मुझे निगलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दरांती से वार किया, लेकिन वो धुएं की तरह उनके आर पार निकल गई। वेदी पर रखा दिल और तेजी से धड़कने लगा, मानो मेरी असफलता पर हंस रहा हो। राधा ने लालटेन उठाई और कांपते हाथों से उसे ऊंचा किया। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। मोहन, हम यहां से चलो, इसे छोड़ दो। नहीं, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, भले ही डर मेरे सीने में कसता जा रहा था। आज रात ये खत्म होगा। मैंने वेदी की ओर देखा और दरांती को दिल के ऊपर उठा दिया। साए जोर से चीख उठे, उनकी आवाजें इतनी तेज हो गईं कि मेरे कान सुन्न होने लगे। उन्होंने मुझ पर झपट्टा मारा, उनके बर्फ जैसे ठंडे पंजे मेरी त्वचा को चीरते हुए गुजरने लगे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूरी ताकत से मैंने दरांती नीचे लाई। उसकी धार उस काले दिल को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही दरांती ने दिल को छुआ, वेदी से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। पूरा कक्ष जोर जोर से हिलने लगा। जमीन हमारे पैरों के नीचे जैसे टूटने की धमकी दे रही थी। काले साएं भयानक चीखों के साथ रोशनी में घुलने लगे। मोहन! राधा ने चीख कर मेरा नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज इस शोर में मुश्किल से सुनाई दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरंग की ओर खींचने लगा। दीवारें दरारों से भर गईं और मलबा गिरने लगा, और जमीन के अंदर से एक गहरी भयावह गरज गूंज उठी। हम सुरंग से ऊपर की ओर भागे। पीछे से आती रोशनी और शोर मानो हमारा पीछा कर रहे थे। जमीन हमारे पैरों के नीचे डगमगा रही थी, लेकिन किसी तरह हम सतह तक पहुंचने में कामयाब हुए। जैसे ही हम बाहर निकले, बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन धंसने लगी। पूरा पेड़ और वो श्रापित कक्ष जमीन के अंदर समा गए। पूरे खेत में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ हमारी तेज और भारी सांसें तोड़ रही थीं। उस रात खेत पर असामान्य सन्नाटा छाया रहा। फुसफुसाहटें गायब थीं और फसलें अब उस अप्राकृतिक चमक से रहित थीं। ये सब देखकर हमें राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन ये खामोशी भारी और दमनकारी लग रही थी। राधा और मैं बरामदे में बैठे रहे, हमारे हाथ एक दूसरे के हाथों में कसकर जकड़े हुए। बच्चे सो रहे थे, इस बात से अनजान कि हमने कैसी भयावहता का सामना किया था। क्या ये सब खत्म हो गया? राधा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो लगभग एक फुसफुसाहट लग रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे खुद नहीं पता था। अगली सुबह मैं कुएं के पास गया। पानी शांत था, उसकी सतह पर सुबह की मध्यम रोशनी झलक रही थी। हफ्तों में पहली बार वहां कोई फुसफुसाहट या अजीब हरकत नहीं थी, लेकिन जमीन अब अलग महसूस हो रही थी। फसलें जो पहले अप्राकृतिक रूप से हरी भरी थीं, अब सामान्य लग रही थीं। उनकी पत्तियों में वो अजीब चमक नहीं थी, और हवा में अब वो मीठी अजीब सी खुशबू नहीं थी। तभी मुझे समझ आया कि श्राप सचमुच खत्म हो गया है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि हमारी आज़ादी की कीमत खेत की समृद्धि थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, सच्चाई साफ होने लगी। फसलें सूखने लगीं और उनका पहले जैसा भरपूर उत्पादन लगभग खत्म हो गया। जमीन जो कभी गर्व और जीवन का स्रोत थी, अब बंजर और मृत प्राय हो गई थी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आंखों में शक और डर साफ दिखता था। कुछ ने कहा कि मैंने आत्माओं को नाराज कर दिया और यही दुर्भाग्य हम पर आ गया। बाकी ने हमें दया भरी नजरों से देखा, लेकिन उनकी दया में राहत थी कि ये श्राप उनके खेतों तक नहीं पहुंचा। राधा और मैंने खेत बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सब बेकार था। जमीन पीढ़ियों से श्रापित थी और आत्मा के जाने के बावजूद उसके निशान वहीं थे। एक शाम जब मैं खेत के किनारे खड़ा था, मुझे भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। खेत अब वो नहीं थे जो पहले थे, लेकिन ये हमारे थे। श्राप ने हमसे बहुत कुछ छीना था, मेरे पिता, हमारी समृद्धि, हमारी सुरक्षा की भावना, लेकिन ये हमारा परिवार नहीं छीन सका, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार था। जैसे जैसे मौसम बदले, हमने फिर से शुरुआत की। खेत कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने नए तरीके सीखे, नई उम्मीदें पाली। फुसफुसाहटें चली गई थीं, साए गायब हो चुके थे, और हालांकि जमीन अपने अंधेरे अतीत के निशान लेकर चल रही थी, लेकिन अब वो आजाद थी।
तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।